एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 10 और आप मेरे साथ कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी सीबीएसई की जो बुक्स है और अदर फेमस राइटर्स की जो कोर्स बुक्स हैं उनके वीडियोस फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स के लिए, एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड के लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यही नहीं, यहां पर कुछ वीडियोस देखने के बाद, मतलब एक दो वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है और आप देख सकते हैं सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विथ द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमने लास्ट सेशन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए किया था लाइफ प्रोसेसेस का क्विक रिवीजन और उस रिवीजन के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो हर बार की तरह हर चैप्टर के लिए जो हमने किया वो है एमसीक्यू। वहीं से एमसीक्यू एक्सरसाइज से आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूं, आप में से कई बच्चों के दिमाग में ये आता है मैम हमारा सब्जेक्टिव पेपर है तो हमको ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू हम क्यों कर रहे हैं। पहली चीज, एमसीक्यू हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये करेगा हमारे चैप्टर को क्विकली रिवाइज करके प्रैक्टिस की तैयारी। हम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए हो जाएगा इजी। और यही नहीं, अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी हमें एमसीक्यूज ही सॉल्व करने होते हैं। लाइफ में ऐसे बहुत सारे पेपर होंगे जहां पर आप करोगे एमसीक्यू सॉल्व, और एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ती, ट्रिक एंड टिप्स आते हैं कि कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो चार ऑप्शंस में से अपना सही आंसर, राइट। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, आइए। First question says, which of the following statement about autotrophs is incorrect? हमें बताना है दिए गए स्टेटमेंट में से ऑटोट्रॉफ्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बताना है। किसके लिए? ऑटोट्रॉफ। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफ यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाने वाला है, और वो अपना खाना खुद कैसे बनाएगा? विद द हेल्प ऑफ, याद करो, रॉ मटेरियल। सबसे इजी प्रोसेस है, रॉ मटेरियल की मदद से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इन सब चीजों को यूज करके, क्लोरोफिल को लगा करके, और फिर हो जाता है फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ्स बना लेते हैं अपना खाना। दैट वाज द प्रोसेस। अब ये तो सही प्रोसेस था, हमें फाइंड आउट करना है गलत ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के ही फॉर्म में प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर होता है, तो ये भी सही ऑप्शन है, मतलब सही आंसर है। हमें फाइंड आउट करना है गलत आंसर कौन सा है, राइट। नेक्स्ट देखो, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। क्या वो ये सब कुछ एब्सेंस ऑफ सनलाइट में कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कर रहे थे। कंसेप्ट पहले लगा चुके हैं हम, तो ये गलत ऑप्शन है और हमें फाइंड आउट करना था गलत ऑप्शन, लेकिन हम दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। हाँ बिल्कुल, प्रोड्यूसर्स जो है वो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं फूड चेन में, राइट। ओके, सो द इनकरेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन सी। हमारे अनुसार ऑप्शन सी जो है वो गलत ऑप्शन है। आइए देखते हैं आंसर। सो दैट इज इट, राइट। ओके, इनकरेक्ट पर ध्यान देना है। कभी भी अगर क्वेश्चन आए, मैं हमेशा आपको ये एक बात याद दिलाती हूं, कभी भी स्टूडेंट्स अगर ऑप्शन पढ़ने से पहले जो क्वेश्चन है उसमें ये ध्यान से मार्क कर लो, सही चीज पूछी है, गलत चीज पूछी है। कभी कभी नॉट दिया रहता है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन, विच इज करेक्ट, विच इज इनकरेक्ट, ऐसे वर्ड्स को पकड़ लो, क्योंकि जल्दी में हम कई बार इस इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ जाते हैं और हो जाती हैं गलतियां। हमें वो चीज नहीं करनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, कौन से ग्रुप में ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड अब्सॉर्ब्ड। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स में फूड मटेरियल बॉडी के बाहर ही तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर कर लिया जाता है अब्सॉर्ब।
कौन सा होता है? आपको याद है अपने लास्ट सेशन में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था जहां पर डेड और डिकेइंग मैटर होता है, डेड और डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी एनिमल्स का या फिर पेड़ पौधों का डेड और डिकेइंग जो मैटर होता है उसके ऊपर बैक्टीरियाज या फिर फंजाई आके बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं, वहां पर अपनी बॉडी में से रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो एंजाइम क्या करते हैं, उस बॉडी का स्ट्रक्चर में जो जो प्रेजेंट है उसका करते हैं ब्रेक डाउन, और फिर ब्रेक डाउन करने के बाद अब जब इजी हो गया ना, सब टूट गया, तो फिर ये कर लेंगे एब्जॉर्ब। ठीक है, इसको अपन ने बोला था एक्सटर्नल डाइजेशन, याद आ गया? वही है। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ग्रुप बिलोंग करता है उसको। पहला ऑप्शन कहता है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा। ग्रीन प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस करके, और अमीबा अपन ने इंजेशन, डाइजेशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा था अमीबा में, तो ये तो नहीं है, राइट। ईस्ट मशरूम, ब्रेड मोल्ड, हाँ ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड हमने वहां भी एग्जांपल्स में पढ़े थे, तो ये ग्रुप हमें सही लगता है, लेकिन हमें बाकी ग्रुप भी देखने। हो सकता है कि एक की बजाय दो आंसर दिए हो, इसीलिए कभी भी आंसर फाइंड आउट करने के बाद भी हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना जरूरी है। पैरामीशियम अमीबा एंड कस्कटा। पैरामीशियम अमीबा में वही इंजेशन डाइजेशन वाला प्रोसेस, तो ये भी नहीं है। कस्कटा, लाइस और टेपवर्म, लाइस एक पैरासाइट है, तो ये ग्रुप भी नहीं है। सो दी ओनली ग्रुप वी फाइंड करेक्ट ओवर हियर इज ऑप्शन बी। हमारे हिसाब से ऑप्शन बी ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो परफॉर्म करते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन, बॉडी के बाहर अपना एसिड रिलीज करके, डाइजेस्टिव एंजाइम एक्चुअली डाइजेस्टिव जूस रिलीज करके ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर कर लेते हैं एब्जॉर्ब। याद रहेगा? फाइन, लेट्स सी, लेट्स चेक। सो इट इज ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां हमको सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट, एकदम सही वाला, वहां वो इनकरेक्ट था ना, अभी सही स्टेटमेंट। हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स की बात हो रही है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सॉरी हेट्रोट्रॉफ्स की बात हो रही है, मतलब ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ पे, दूसरों पे अपना खाना बनाने के लिए, ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। Heterotrophs do not synthesize their own food. Yes, they do not synthesize their own food. ये ट्रॉफिक लेवल जो अपन ने पढ़ा था वहां पर भी प्रोड्यूसर्स के ऊपर होते थे और उनसे अपना खाना कंज्यूम करते थे, तो कहलाते थे कंज्यूमर्स, है ना। तो हेट्रोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हेट्रोट्रॉफ यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, नो दे डू नॉट डू दिस। हेट्रोट्रॉफ्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बोहाइड्रेट, नो, ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, और हमें बताना था करेक्ट वाला, तो ऑप्शन ए हमें आंसर लगता है। लेट्स चेक कि आंसर क्या कहता है। यस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कितनी खुशी होती है ना करेक्ट आंसर जैसे ही मिल जाता है। हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और पता है ये कब होगा? जब आप, ऐसा नहीं है कि आप भैया एग्जाम देने के लिए गए हो और एग्जाम दे रहे हो तो हो जाएगा, है ना। अपने को वहां पे आंख, नाक, नैन, नक्श सब खुले रखना है और फिर करना है सॉल्व, ताकि अच्छा हर चीज, पता है आधी चीज तो तुम्हारे क्वेश्चन में ही छुपी रहती है। अगर आपने सही चीज को समझ लिया ना, एक डॉक्टर के लिए अगर आपने समझ लिया कि पेशेंट क्या बोल रहा है तो आप इलाज यूं कर दोगे। तो ये पेशेंट है आपका, ये क्वेश्चन जो है ना ये आपका पेशेंट है। अगर आप इसको समझ गए तो आप यूं उसको ठीक कर दोगे, यूं आंसर दे दोगे, राइट। ओके, नेक्स्ट, विच इज दी करेक्ट, फिर से सही वाला बताना है, बहुत सारी सही बातें पूछ रहे हैं ये। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, वो 6 to 9 मीटर्स जो लॉन्ग अपन ने वहां पढ़ा हुआ है। क्विक रिविजन में जब पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस तो वहां पढ़ा था। अब क्या क्या पढ़ा था, इनने पूछा है करेक्ट सीक्वेंस बताने। हम पहले खुद का रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मुंह से चलेंगे, ओरल कैविटी, माउथ यानी बक्कल कैविटी, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है क्या, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, लैरिंग्स, फेरिंग्स, अच्छा यहाँ पे भी होता है। लैरिंग्स तो यहाँ नहीं होता, यहाँ फेरिंग्स होता है, लेकिन लैरिंग फेरिंग्स वहां पे भी होता है। कहां पे, रेस्पिरेटरी जब हम पढ़ते हैं। तो हम फूड का जब देखते हैं रास्ता, तो पहले हम देखते हैं कि माउथ है, माउथ के बाद ईसोफेगस जिसमें पेरिस्टालिक मूवमेंट हो रहा है, उसके बाद जे शेप्ड स्ट्रक्चर स्टमक, स्टमक के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियाज अपना अपना सेक्रीशन दे देते हैं। लिवर को हिपैटो बोलते हैं, पैनक्रियाज को पैनक्रियाटिक, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट
अपना अपना सेक्रीशन इंटेस्टाइन को देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, खाना भी वहीं आ जाता है, वहीं मिलकर हो जाता है डाइजेशन, और फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां होता है वाटर का अब्जॉर्प्शन, और उसके बाद फीसेस बन जाता है एंड एनस के थ्रू इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। ये हमने पढ़ा है ना, ये सीक्वेंस पढ़ा है। अब देखो मैच करो, माउथ स्टमक, क्या माउथ के बाद सीधे स्टमक में जाते हैं? ये तो मैंने यहीं गलत कर दिया, ये ऑप्शन भैया यहीं खराब, गलत ऑप्शन है ये। नेक्स्ट माउथ ईसोफेगस, हाँ बिल्कुल माउथ के बाद ईसोफेगस, अब क्या आना चाहिए? स्टमक, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, नो, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये भी गलत। नेक्स्ट सेज माउथ स्टमक, फिर से ये ऑप्शन गलत हो गया, माउथ के बाद सीधे स्टमक में नहीं जाता, ईसोफेगस में जाता है। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ भैया बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। सो द डी ऑप्शन वी फाइंड दैट द डी ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर, हमें सही ऑप्शन डी लगता है। आइए चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जैसे चेक करने जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि हम पहले ही रिवाइज कर चुके हैं और ये सीरीज हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्ट और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। इफ द सलाइवरी अमाइलेज, जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, इज लैकिंग इन द सलाइवा, अगर सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नहीं है, which of the following event in the mouth cavity will be affected, तो क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, क्या इफेक्ट होगा? सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दे, किसको? किसको? स्टार्च को, ठीक है। स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहां पर? सलाइवरी अमाइलेज में। अब ये काम नहीं हो पाएगा अगर सलाइवरी अमाइलेज एब्सेंट है, राइट। लेट्स सी ऑप्शन क्या बोलता है। प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन का ब्रेकडाउन मुंह में नहीं होता, माउथ में प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होता है। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, हाँ ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि मुझे ये लगता है, मुझे ये पता है कि सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है, और अगर वो नहीं हुआ तो स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, तो अभी हमें ये सही लगता है। फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैट भैया मुंह में नहीं टूटेगा इतना बड़ा मॉलिक्यूल। अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स भी माउथ में अब्सॉर्ब नहीं होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, डाइजेशन ऐसे होता है, फैट्स का ब्रेकडाउन यहां होता है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन यहां होता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन यहां होता है। क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में सीधे स्टमक से अब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है। कैसे हो जाते हैं? हमने तो पढ़ा है मैम कि आपने बताया था माउथ में खाना खा लिया, फिर ईसोफेगस से नीचे चला गया, फिर स्टमक में चला गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाए थे, वहां से हो गया अब्जॉर्प्शन ब्लड में, और फिर जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, फीसेस बन गया बाहर, अनडाइजेस्टेड फूड। आपने तो ये बोला था, हाँ बिल्कुल यही बोला था और यही सही तरीका है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे स्टमक से अब्सॉर्ब हो जाती हैं। अब तुम देखो, पूरे डाइजेशन को कितना टाइम लगता है? 4 to 6 आवर्स लग जाते हैं पूरा कंप्लीट डाइजेशन होने में। अब अगर इतना टाइम लग रहा है तो तुम्हें क्या लगता है, द वंस हु कंज्यूम मेडिसिन, जो लोग दर्द में दवाई खा रहे हैं, क्या वो 6 घंटा वेट करेंगे कि भाई मेरी दवाई अब्सॉर्ब हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके और मुझे दर्द हो रहा है, चलो 6 घंटा अभी टाइम लगेगा, 6 घंटे तक मुझे दर्द सहन करना है? ऐसा नहीं होता। दर्द में जल्दी आराम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो स्टमक से अब्सॉर्ब होकर ब्लड में चला गया। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो अल्कोहल कंज्यूम करते ही थोड़ी देर बाद उनको उसका इफेक्ट फील होने लगता है। अगर 4 से 6 घंटा है उस अल्कोहल को ब्रेकडाउन होकर लगे होते बॉडी में अब्सॉर्ब होने के लिए, तो वो कोई भी जो बंदा अल्कोहल ले रहा है वो ड्रिंक करने के बाद वेट करता कि अच्छा अब मुझे 6 घंटे वेट करना है, इसके बाद एब्सॉर्ब होगा, फिर इफेक्ट आएगा, सुबह से फिर मेरे को चालू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ सर्टेन चीजें होती हैं जो स्टमक से एब्सॉर्ब हो जाती है, एक चीज। दूसरी चीज, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं आपने आसपास, आपको तो कभी जरूरत नहीं पड़ी होगी, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि इस एज में नहीं जरूरत पड़ती, लेकिन जो बड़े, जो एल्डरली होते हैं, स्पेशली जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों में ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिसको टंग के नीचे, फ्लोर ऑफ द माउथ जो होता है, टंग के नीचे रखने को बोला जाता है, क्योंकि टंग के नीचे से वो मेडिसिन अब्सॉर्ब हो जाती है सीधा डायरेक्ट ब्लड में,
ठीक है, यहां पर ब्लड वेसल्स बहुत पास में होती हैं, जो फ्लोर ऑफ द माउथ है उसके पास होती हैं, जो फ्लोर यानी कि जमीन है अपने मुंह के अंदर, टंग के नीचे, वहां से भी मेडिसिन अब्सॉर्ब हो जाती हैं। तो कुछ चीजें स्टमक से भी अब्सॉर्ब होती है, कुछ चीजें अपने फ्लोर ऑफ द माउथ से भी अब्सॉर्ब होती हैं और डायरेक्ट ब्लड में चली जाती हैं और अपना असर शुरू कर देती हैं। ये अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एग्जाम के लिए, खाने के लिए नहीं है, कुछ ही चीजों में ऐसा होता है, राइट। चलो तो इसका आंसर देख लेते हैं। Starch breaking down into sugar will be affected if the salivary amylase is not present inside the saliva. Okay. Sixth question says the inner lining of stomach is protected by one of the following from the hydrochloric acid. Choose the correct one. अब इसमें ये बोला गया है, अगर स्टमक में कोई एक चीज ऐसी है जो स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करती है प्रोटेक्ट, तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी? पेप्सिन पढ़ा था और म्यूकस पढ़ा था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा था। पेप्टोन्स जो है वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, उसको हटा दो। म्यूकस जो है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन कर रहा है और पेप्सिन रेनिन जैसे एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है कि अब आप अपना काम कर सकते हो, राइट। ओके, सो दैट वाज द म्यूकस। पेप्सिन नहीं, ये डाइजेशन में काम आता है। म्यूकस, यस यही है, बहुत लड्डू क्वेश्चन है। सलाइवरी अमाइलेज मुंह में होता है और बाइल जो है वो लिवर से सेक्रेट होने वाला बाइल जूस होता है। सो द म्यूकस इज द वन जो प्रोटेक्ट करेगा। लड्डू क्वेश्चन, अगली बार से जितने भी लड्डू क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे मुझे बताना कि इस प्रैक्टिस को करने के बाद कितने क्वेश्चन आपको फील हुआ, रहे मैम इतने लड्डू क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, मैं तो ऐसे ही कराया। ठीक है, मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। ओके, सो लेट्स चेक द आंसर। म्यूकस चेक करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, इतना तो हमें वैसे ही मालूम है। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर? लिवर में अभी अपन ने बात करी थी ना, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या होता है? लिवर जो है उसका कुछ पोर्शन डायफ्राम के ऊपर जो रहता है, मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था, तो वो लिवर अपना सेक्रीशन देता है और पैनक्रियाज जो स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, पैनक्रियाज ये भी अपना सेक्रीशन देती हैं एक ही डक्ट से, और वो दोनों जो रास्ते हैं वो एक ही जगह खुलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लिवर ने दिया बाइल, पैनक्रियाज ने दिया पैनक्रियाटिक जूस, दोनों जाके खुल गए और स्मॉल इंटेस्टाइन में गिर गए। तो ये जो लिवर से बाइल आया था, लिवर, हिपैटिक वर्ड जो है वो लिवर के लिए यूज किया जाता है। हिपैटिक इज यूज्ड फॉर लिवर। तो हिपैटो बोला है लिवर को, और पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाज वाला जूस, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, वो रास्ता जो इन दोनों से इनका सेक्रीशन लेके आ रहा है, वो जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हमसे क्या पूछा है, कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का रिसीव करता है बाइल फ्रॉम दिस लिवर? तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है हिपैटो पैनक्रियाटिक नाम की डक्ट से। देखो ऑप्शन, स्टमक नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन हाँ बिल्कुल, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, ईसोफेगस तो बिल्कुल भी नहीं। लेट्स चेक द आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर कहानी? अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन यानी हार्ट से रिलेटेड हो या डाइजेशन हो, ये सारे जो लाइफ प्रोसेस हैं, अगर आपको इसमें ऑर्गन्स का सीक्वेंस पता है कि कौन सा ऑर्गन किसके बाद प्रेजेंट है, एक बार वो सिस्टम समझ गए तो उसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई नहीं हरा सकता, मेरा दावा है। तुम किसी के भी सामने बैठ जाओ, आप उसको हरा के आ जाओगे, आप उससे जीत के ही आओगे। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि मैं अभी इतना पक्का नहीं हूं, आप फिर से वो वीडियो देख सकते हो जो मैंने लास्ट सेशन में क्विक रिवीजन बनाया है, मैंने हर एक चीज आपको उसमें समझाई है। आप कहीं से भी उसमें मार्क्स लूज बिल्कुल नहीं करोगे, इसीलिए ध्यान से उसको देखना हो, फिर करना क्वेश्चन सॉल्व। और देख चुके हो तो पूरा लॉजिक लगाओ जो जो वहां पढ़ा है। Next question says a few drops of iodine solution were added to rice water. Rice water, चावल के पानी में थोड़ा सा क्या डाल दिया गया? Iodine solution. This solution turned blue black in color. This indicates that rice water contained. Solution कैसा हो गया? Solution turn हो गया blue black, and anything turns blue black only. अगर आप आयोडीन को किसी भी solution में डालो और वो turn हो जाए blue black, that means there is presence of starch. Starch में ही ऐसा होता है। देखो ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बिल्कुल नहीं, सिंपल प्रोटीन नहीं, प्रोटीन का कोई लेना देना नहीं है, फैट्स नहीं, स्टार्च यस बिल्कुल। अगेन अ लड्डू क्वेश्चन, राइट? लेट्स चेक द आंसर।
स्टार्च इज द आंसर। बहुत लड्डू क्वेश्चन है ना। हाँ, लेकिन जब भी आप लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को सॉल्व करोगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, और मेरा यकीन मानो जब ये चैप्टर कंप्लीट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम भी इतना समझ चुके होगे कि तुम और 10 क्वेश्चन बनाने की कैपेबिलिटी रखते हो। वो चैप्टर ही इतना इंटरेस्टिंग है। Okay, next question says in which part of the alimentary canal food is finally digested? आखिरकार फूड जो है वो फाइनली कहां जाकर डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में? तो बताओ, क्या माउथ में पूरा डाइजेस्ट हो गया? नहीं। क्या ईसोफेगस में हो गया? नहीं। स्टमक में हो गया? नहीं। किसमें होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डाइजेशन, और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है उस फूड में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाता है उसमें से बॉडी वाटर को वापस अब्सॉर्ब कर लेती है। और यही नहीं, बॉडी की टेंडेंसी होती है जो भी वेस्ट निकला है बॉडी उसको तब तक बाहर नहीं करेगी जब तक उसमें से सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक्सट्रैक्ट ना कर ले, निकाल ना ले। इसीलिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर जो अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड फूड होता है उसमें से बॉडी वाटर को अब्सॉर्ब करती है। और इसी तरह हमने किडनी वाला जो सेक्शन पढ़ा था एक्सक्रीशन में, तुम्हें याद है किडनी में मैंने तुम्हें बोमेंस कैप्सूल के बाद ट्यूब्स बताए थे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। और मैंने तुम्हें बोला था इस ट्यूब्यूल में जब फिल्ट्रेट आ जाता है तो इसमें से वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। ये हमारी दोनों चीजें रिवाइज हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब कौन से पार्ट में से फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? स्टमक में नहीं, माउथ में नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लड्डू क्वेश्चन है यार, बहुत लड्डू क्वेश्चन है। देखो आंसर क्या है, small intestine. So the D option is the correct answer over here. Let's move on to the next question. 10th question says choose the function of pancreatic juice from the following. अगर जैसे ही पैनक्रियास के बारे में बात आए, पैनक्रियास जो है उसकी एक ये स्पेशलिटी है कि वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके का ग्लैंड है। मतलब पैनक्रियास जो है वो हार्मोन भी सेक्रीट करता है और एंजाइम भी सेक्रीट करता है डाइजेशन के लिए। कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है? इंसुलिन, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को करता है कंट्रोल, और ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं पैनक्रियास से। उसका एक काम, और दूसरा काम उसका ये है कि वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये दो एंजाइम। ट्रिप्सिन करते हैं प्रोटीन का ब्रेकडाउन, लाइपेज करते हैं फैट का ब्रेकडाउन, जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, अब देखो ऑप्शन क्या है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट? नो, नॉट एट ऑल। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ कोई काम नहीं है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, लाइपेज प्रोटीन? नहीं, गलत है, कॉम्बिनेशन गलत बनाया है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का करेगा ब्रेकडाउन एंड ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट? नहीं, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स। यस, जो फैट होता है वो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जब उसका इमल्सिफिकेशन यानी कि ब्रेकडाउन, इमल्सिफिकेशन देख के घबराना नहीं, ब्रेकडाउन उसका मतलब है बड़े फैट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में, और ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर? ट्रिप्सिन और लाइपेज, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, चार चीजें सेक्रीट करता है पैनक्रियास। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। लेट्स चेक द आंसर। Yes, trypsin digests protein and lipase digests the emulsified fat droplets. Question number 11 says, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water turns milky, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, due to presence of, जब आप एयर ब्लो करते हो लाइम वाटर वाले टेस्ट ट्यूब में तो वो मिल्की टर्न हो जाता है। किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से। ये तो हम जीवन काल से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, राइट? तो भाई ऑक्सीजन पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है, यही ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन नहीं, वाटर वेपर बिल्कुल नहीं। लेट्स चेक द आंसर व्हाट इट हैज टू से। यस, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। ये तो हमें मालूम ही था। लड्डू क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ईस्ट की बात हो रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कराया मतलब ऑक्सीजन नहीं था, और फिर कराया हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वो भी किसके अंदर? ईस्ट के अंदर। तो देखो क्या क्या ऑप्शन दिए, क्या क्या होता है। जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, और वो बनाता है ग्लूकोज के बाद पायरुवेट, और फिर ईस्ट के अंदर जब ये ब्रेकडाउन होता है इन एब्सेंस, एनारोबिक बोला है ना, एनारोबिक बोला है मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो भी किसमें पूछा है? ईस्ट में। तो ये साइटोप्लाज्म में जा करके टूटता है और फिर बनता है इथेनॉल। इथेनॉल बनता था ना ईस्ट के केस में, और जब कम होगा, कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब बनेगा लैक्टिक एसिड, राइट? अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए सेज ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू साइटोप्लाज्म एंड टर्न्स इनटू
पायरुवेट एंड इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, यहाँ पर ईस्ट में साइटोप्लाज्म में ही होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू साइटोप्लाज्म फॉर्म्स पायरुवेट, फिर साइटोप्लाज्म में। और क्या ये लैक्टिक एसिड बना रहा है? नहीं, इथेनॉल बनाएगा, तो ये भी गलत। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू साइटोप्लाज्म एंड कन्वर्ट्स टू पायरुवेट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, साइटोप्लाज्म में और लैक्टिक एसिड बिल्कुल नहीं बनता, तो ये ऑप्शन भी गलत। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू साइटोप्लाज्म एंड टर्न्स इनटू पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड, और फिर वो ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में और बिल्कुल जी हाँ बनाता है इथेनॉल, राइट। सो द कंसेप्ट बिहाइंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज व्हाट, कि हमें वो सीरीज पूरी याद है कि किसके बाद क्या हुआ था, ठीक है, और उसी से हमने किया है आंसर, निकाला है अपना आंसर, राइट। लेट्स चेक क्या हम सही हैं। हाँ, हम सही हैं, बिकॉज ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है और बनता है पायरुवेट। ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के, यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं कार्बन के, फिर वापस साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है। किस में, तुम्हें याद है? ऐसे ही वहां पर इक्वेशन लिखी थी और साइटोप्लाज्म और नीचे लिखा था ईस्ट ब्रैकेट में, है ना। ये जो अपने हर सेंस ऑर्गन अपने को हेल्प कर रहे हैं किसी भी चीज को याद करने में, देखा हुआ भी याद रहता है, सुना हुआ भी याद रहता है, लिखा हुआ भी याद रहता है, बोला हुआ भी याद रहता है। हर चीज, जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन यूज करोगे उतना ज्यादा याद कर पाओगे, ठीक है। So we know the answer. Now moving on to the next question, which of the following is most appropriate for aerobic respiration? Aerobic respiration मतलब वो respiration जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अभी अपन पूरी सीरीज अच्छे से देख चुके हैं, वापस से देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ग्लूकोज ब्रेकडाउन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट बनता है साइटोप्लाज्म, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्या ऐसा होता है? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है? नहीं, ये साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट उन्होंने फिर बोला है ग्लूकोज ब्रेकडाउन इनटू साइटोप्लाज्म, पायरुवेट ब्रेकडाउन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। हाँ, ऐसा ही होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि उसमें हो रहा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो वहां पर है ऑक्सीजन भरपूर, और हो गया जब रेस्पिरेशन तो एनर्जी बनी 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बाकी के ऑप्शन भी देख लो, क्यों अपन बाकी के ऑप्शन गलत बोल सकते हैं उसको भी देखो। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटा, बिल्कुल टूटा, पायरुवेट बनाया, बिल्कुल बनाया, और साथ में एनर्जी बना दी, नहीं भैया एनर्जी बाद में बनती है, तो ये गलत। फिर ग्लूकोज टूटा साइटोप्लाज्म में, बना पायरुवेट और फिर से बना दी एनर्जी, नहीं एनर्जी बाद में आखिर में बनती है, तो क्यों नहीं समझते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर। लेट्स चेक द आंसर, राइट, ओके, इजी है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन? कौन सा स्टेटमेंट रेस्पिरेशन के लिए सही है? रेस्पिरेशन एनर्जी बनाने का प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एरोबिक एनारोबिक एब्सेंस है तो एनारोबिक हो जाएगा। कौन एब्सेंट है? ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। एब्सेंट माइंड बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान से सुनना है। ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन कहता है ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज। जब आपने इनहेल किया मतलब सांस ली तो चेस्ट कैविटी को होना चाहिए बड़ा, क्योंकि वहां पे जानी है एयर, तो वो बड़ी कैसे होगी? जब डायफ्राम जो डोम शेप्ड है वो नीचे जाएगी और रिब्स जो हैं वो आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करेंगे, तभी तो कैविटी जो अपनी चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड होके बड़ी हो जाएगी और फिर उसमें एयर आसानी से आ सकती है। इनने लिखा है रिब्स मूव इनवर्ड, रिब्स अंदर आ गई तो चेस्ट कैविटी तो छोटी हो जाएगी, तो इनहेलेशन नहीं हो पाएगा, तो ये गलत ऑप्शन है और हमको बताना है ट्रू कौन सा है, सही ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, इन एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? हाँ बिल्कुल होता है। एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, ये एल्वियोलाई ऐसा बैग जैसा होता है, यहां से ब्लड वेसल गई होती है और यहां पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और मैं आपको एक और बात बताती हूं, आपने निमोनिया का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। निमोनिया में सुना है कि चेस्ट में, लंग्स में पानी भर जाता है, कई बार सुना होगा। नहीं सुना है तो कभी मम्मी से पूछना जाके, मम्मी निमोनिया में क्या लंग्स में पानी भर जाता है? तो वो बताएंगी हाँ ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने जरूर सुना होगा। एक्चुअली में वो पानी पता है कहां भरता है? वो फ्लूइड जो अकोमोडेट होता है वो इस एल्वियोलाई के अंदर अकोमोडेट होता है,
ठीक है। और क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और वहां पर ये फ्लूइड इकट्ठा हो गया जिसमें है बैक्टीरिया, इन्फेक्शन वाले, राइट। तो अब वहां पे चांसेस होते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगस की ग्रोथ वहां होती है ना जहां मॉइस्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है निमोनिया में, एक्सट्रीम केसेस में। और निमोनिया में जो फ्लूइड अकोमोडेशन होता है वो यहां पे होता है एल्वियोलाई के अंदर, ये खास बात होती है। और ये अगर बहुत ज्यादा भर जाए तो देखो छोटी छोटी एल्वियोलाई, उन सब में से इतना सारा पानी निकालना क्या इजी होगा? नहीं होता। तो वो थोड़ा बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है अगर आपने पहले स्टेज पर नहीं पकड़ा। ये खास बात है एल्वियोलाई की। और एक और चीज बता देती हूँ, एल्वियोलाई में ये जो इसकी वॉल्स होती है ना एल्वियोलाई की, ये बहुत थिन होती है, तभी तो एक्सचेंज होता है गैसेस का। थिन होने की वजह से जब बहुत सारा फ्लूइड अकोमोडेट हो जाएगा निमोनिया में, तो इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी ये वॉल जो है ये खराब हो जाती है। खराब हो जाती है मतलब कि थोड़ी थोड़ी रप्चर टाइप्स होने लगती है, वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत खराब चीज होती है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलर एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से एल्वियोलाई के पास चला जाता है सो दैट एक्सहेल करने में वो बाहर निकल जाए बॉडी से। तो ये ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। यहाँ इनने हमको उल्लू बनाने की कोशिश करी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड की साथ ज्यादा एफिनिटी होती है। ये मैंने आपको क्विक रिविजन में भी बताया था, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है तो गलत हो गया, पहला वाला भी गलत हो गया था। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, एल्वियोलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतनी सारी मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं तो वो एक साथ इकट्ठी करके लंग्स के अंदर इसलिए ठूस के डाली गई हैं ताकि बहुत सारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो सके, राइट। सो इट इज डेफिनेटली फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन 2, दूसरे नंबर का, और ऑप्शन 4, है ना। अब देखो क्या बोलता है आंसर, लेट्स चेक। कॉम्बिनेशन 2 and 4 हमको कहां मिल रहा है, 1 and 4, 2 and 3, 1 and 3, 2 and 4। ये ऑप्शन हमें सही लगता है, ठीक है। लॉजिकली वी हैव सीन ऑल द लॉजिक्स बिहाइंड इट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the correct sequence of air passage during inhalation? जब आप एयर ब्रीद इन करते हो, इनहेल करते हो, तो भैया इनहेलेशन के पहले तो अपन देख लेते हैं स्टेप्स क्या क्या होते हैं। डायफ्राम इनहेल करना है, अपने को जगह बनानी है एयर को अंदर लाने के लिए चेस्ट कैविटी में, तो डायफ्राम नीचे जाएगी, नीचे चली गई, है ना। और जो रिब्स हैं वो क्या करेंगे, आउटवर्ड और अपवर्ड मूव कर गए, चेस्ट कैविटी बड़ी हो गई, एयर को हमने इनहेल कर लिया, ठीक है। अब जब इनहेल कर लिया तो कहां से जाएगी, नॉस्ट्रल से जाएगी, है ना। नॉस्ट्रल से जाएगी तो कहां जाएगी, पहले फेरिंग्स पड़ता है, फिर लैरिंग्स पड़ता है, और उसके बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया में वो याद है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती थी ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए वो रिंग्स होती थी। और ट्रैकिया के बाद किस में जाएगा, ब्रोंकाई, फिर वो ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों लंग्स में जाने के लिए, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में, और उसके बाद वो छोटी छोटी ब्रांचेस बना लेगा, ब्रोंकियोल्स, और फिर आखिर में उसके पास होगा एल्वियोलाई। और ये सब एनक्लोज्ड है लंग्स के अंदर, नीचे है डायफ्राम, लंग्स के बाहर की जो लाइनिंग है वो कहलाती है प्लूरा। खत्म, ये पढ़ के आए। अब ऑप्शन देखो, नॉस्ट्रिल लैरिंग फेरिंग्स नहीं होता, फेरिंग्स लैरिंग्स होता है, तो ये ऑप्शन हमने यहीं गलत कर दिया। नेजल पैसेज और सबसे पहले ट्रैकिया, सीरियसली ऐसा ऑप्शन भी हो सकता था, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके बाद लैरिंग्स, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, ओ माय गॉड, लैरिंग्स पहले कभी नहीं आ सकता ना यार, नॉस्ट्रिल पहले होता है। लैरिंग्स किसको देखा है लैरिंग्स बाहर लेके घूमते हुए, नॉस्ट्रिल होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट ऑप्शन, नॉस्ट्रिल, pharynx, larynx, trachea and alveoli. Yes, absolutely. This is the correct thing. Okay? Fine. Let's check the answer. Option D is the correct answer. See, I told you when I was solving that question, जहां अपन ने digestive system का question solve किया था, कौन कौन से होते हैं sequence में organs, इस चीज का होना चाहिए पूरा ज्ञान, नहीं तो हो जाएगी सारी गड़बड़, है ना। इसीलिए वो क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अभी बताया ना, एल्वियोलाई में होता है। सी, ट्रेकिया एंड फेरिंग्स, नो नॉट एट ऑल। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, यस यस यस। एल्वियोलाई एंड थ्रोट, थ्रोट में कुछ नहीं हो रहा। थ्रोट एंड लैरिंग्स बिल्कुल नहीं। सो एल्वियोलाई जो होती है लंग्स के अंदर, उसमें होता है गैसियस एक्सचेंज। अगेन लेट्स डू क्वेश्चन, लेट्स चेक द आंसर। Yes, so this is the answer, okay? Now coming back to the question number 17. Next question क्या बोलता है? Which of the following statement is true about heart? अब भाई सबसे अच्छी चीज की तुम्हें पता है, मेरा तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब वेसल्स का जो सिस्टम है वो मेरा बड़ा ही फेवरेट है, बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। आप मुझसे उससे रिलेटेड कहीं से कोई सी भी चीज कैसे भी पूछ लो, समझ लो। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं तुमको बताऊंगी अगर कुछ भी चीज में आपको प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। देखो, हार्ट के बारे में पूछा है, हमें बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक। पहली चीज, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके लिए मैं तुम्हें पहले ये बता देती हूं, हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, डबल सर्कुलेशन। अब ये हमने डबल सर्कुलेशन में पढ़ा था क्या? देखो, डबल सर्कुलेशन में अपन ने किस चीज की तैयारी करी थी? हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में कैसे जाएगा, हार्ट में कैसे जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड कहां से आएगा, कहां जाएगा। देखो, वहां हमने 4 चेम्बर्ड हार्ट पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था? 4 चेम्बर्ड हार्ट, और उसका बनाया था डायग्राम। ये 4 चेम्बर हो गए भैया हार्ट के, ठीक है। कौन कौन से? ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, यही पढ़ा था। अब देखो क्या होता था कि बॉडी में से जो ब्लड आता था, ये अगर बॉडी है, ठीक है, और दूसरी तरफ ऊपर हमने लंग्स को लिया था, याद आया? ये चार्ट याद आया? बॉडी में से ब्लड जाता है राइट एट्रियम के पास, जो कि है डीऑक्सीजनेटेड। जो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला। राइट एट्रियम वो ब्लड दे देती है राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को भेजता है लंग्स के पास। कौन सा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो लंग्स के पास क्यों गया है? प्योर होने गया है, ठीक है। अब क्या होगा? लंग्स उसको प्योर करेगा, यानी उसमें ऐड करेगा ऑक्सीजन और ले लेगा उसका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ब्लड दे देता है फिर से लेफ्ट एट्रियम को। और लेफ्ट एट्रियम कौन सा वाला ब्लड? ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम देती है लेफ्ट वेंट्रिकल को, और फिर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये बॉडी के पास अच्छा ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देती है। ये पढ़ा था डबल सर्कुलेशन में, याद आ गया? देखो, ब्लू से बनाया है जितना भी पोर्शन, वो डीऑक्सीजनेटेड, रेड से बनाया है वो ऑक्सीजनेटेड। और हर बार सबसे पहले ब्लड एट्रियम में आता है और उसके बाद वेंट्रिकल में जाता है। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ सकता, लंग से आएगा ऑक्सीजनेट होके, तो ये ऑप्शन तो यही गलत। सेकेंड, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को? लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, बिल्कुल देता है। तो ये ऑप्शन, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट्स, व्हाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड टू द ब्लड टू द लंग्स। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रही है लंग्स को, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रही है लंग्स को, हाँ बिल्कुल। सो ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन देखो, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल which sends it to different part of the body। इनका कहना है लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया। तुम्हें लगता है कि लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को ब्लड देगी? कभी नहीं देगी। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को ही ब्लड देगी, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को ही ब्लड देगी। यहां पे लेफ्ट और राइट का है लोचा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हाँ बिल्कुल। उसके बाद while left ventricle pumps oxygenated blood to different part of the body, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है बॉडी पार्ट्स को, हाँ बिल्कुल। सो ये ऑप्शन भी सही, हमें 2 ऑप्शन सही दिखते हैं यहां पर। अच्छा, एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले बता देती हूं, ये कंसेप्ट समझ लिया ना, तुम्हें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोई फेल नहीं कर सकता। कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर ये वाला सिस्टम क्लियर है, ये डबल सर्कुलेशन का जो फ्लो चार्ट है वो क्लियर है, सो यू हैव अचीव्ड द गोल। अब देखो आंसर क्या है,
अच्छा, इसमें ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो हमने देखा था कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा था हमें। लेट्स चेक कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कहां दिया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही करेक्ट आंसर हमें लगता है और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन था क्योंकि इसमें लगा हुआ है बहुत सारा कंसेप्ट। आप उस चीज को हमेशा ऐसी चीज होना तो पहले खुद का दिमाग में सेट कर लो। डाइजेशन में ये था, एक्सक्रीशन में ये था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब ट्रांसपोर्टेशन में ये था, रेस्पिरेशन में ये चीजें हो रही थी, उसको सेट कर लो, अपना क्राइटेरिया लगा दो और फिर ऑप्शंस को पढ़ो, कभी गलती नहीं होगी। वरना हो सकता है इतना सारा रीड कर करके आप कंफ्यूज हो जाओ। पहले अपना लगा लो, उसके बाद उससे क्रॉस चेक करते जाओ, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। See the question number 18. What prevents backflow of blood inside the heart during contraction? जब contraction होता है हार्ट का तो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो, जल्दी से। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बताया था। रिलैक्सेशन कहलाता था डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता था सिस्टोल, राइट? तो यहां पर अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी सिस्टोल हो रहा है, तो उस समय ब्लड वापस ना आ जाए, उसको कौन रोकता है? उसको रोकते हैं वॉल्व्स। ठीक है, वॉल्व्स होते हैं हार्ट में, जैसे अपनी पानी की टंकी में वॉल्व खोलना बंद करना पड़ता है ना, ऐसे ही हार्ट में भी वॉल्व्स हैं। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व कहलाते हैं, वो वॉल्व्स हार्ट में प्रेजेंट है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। तो भाई देखो क्या क्या है ऑप्शन में, वॉल्व्स इन द हार्ट, हाँ बिल्कुल, थिक मस्कुलर वॉल्व्स ऑफ वेंट्रिकल नहीं, थिन वॉल्स ऑफ एड्रिया नहीं, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल नहीं, तो सही ऑप्शन है वॉल्व्स इन द हार्ट। अगेन अ लड्डू क्वेश्चन, see I told you this is the answer. Next question, single circulation, that is blood flow through the heart only once during one cycle. डबल सर्कुलेशन मतलब एक कार्डियक साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट में से निकल गया, और अगर एक बार निकला तो वो है सिंगल सर्कुलेशन। ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय, तो किन लोगों में सिंगल सर्कुलेशन होता है ये हमें बताना है। लेट्स चेक द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन सेज लेबियो, कैमिलियन और सैलमेंडर। लेबियो, कैमिलियन और सैलमेंडर ये तीनों के तीनों रेप्टाइल्स हैं और सिंगल सर्कुलेशन उनमें नहीं हो सकता क्योंकि दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, हिप्पोकैम्पस, एक्सोइटस और एनाबेस, ये तीनों ही क्या है? दे आर दी कैटेगरी ऑफ फिशेस, और फिशेस के पास क्या होता है? 2 चेम्बर्ड हार्ट, तो उनमें होने वाला है सिंगल सर्कुलेशन। तो ये ऑप्शन हमें अभी तक सही दिखता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, हाइला, राना, ड्रैको। हाइला, राना और ड्रैको ये तीनों ही होते हैं एम्फीबियंस, यानी जो लैंड पे भी रहे और वाटर में भी रहे, तो इन तीनों में भी 2 चेम्बर्ड नहीं 3 चेम्बर्ड हार्ट देखा जाता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है व्हेल, डॉल्फिन एंड टर्टल, अगेन दे डू नॉट एग्जिबिट सिंगल सर्कुलेशन, इनका 2 चेम्बर्ड हार्ट नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर दैट वी सी इज ऑप्शन बी। लेट्स चेक आवर आंसर। Yes, option B is the correct answer. Moving on to the next question. In which of the following vertebrate groups or group heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? तुम्हें क्या लगता है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पर हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप नहीं करता डिफरेंट बॉडी में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में? ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, पाइसेस एंड एम्फीबियंस। पाइसेस और एम्फीबियंस में ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी अपन देख क्या है इसी के टाइप का एक और क्वेश्चन दूसरे में पूछा है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या ऐसा होता है? एम्फीबियन और रेप्टाइल्स अपन ने वहां भी कैंसिल कर दिए थे। फिर इन्होंने पूछा है क्या एम्फीबियंस में सिर्फ ऐसा होता है? एम्फीबियंस में नहीं होता। फिर इन्होंने पूछा है पाइसेस में ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, पाइसेस में ऐसा होता है। ओके, सो लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। The correct option is Pisces, only fishes में होता है 2 chambered heart और उनमें होता है single circulation, और they are the groups of organism that does not pump oxygenated blood, to different parts of the body. वहां से heart से नहीं आता है वो blood, ठीक है? Next question. Choose the correct statement that describes the artery. हमें arteries के बारे में डिस्क्राइब करने को बोला है, तो arteries thick walled blood vessels हैं जो ब्लड लेकर आती हैं हार्ट से और फिर देती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, वो होती हैं आर्टरीज। देखो क्या क्या बोला है, दे हैव, फर्स्ट ऑप्शन से दे हैव इलास्टिक वॉल्स, हाथ थिक इलास्टिक वॉल्स ही होती हैं। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल। कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, यहाँ ये हो गए गलत, बाकी 2 चीजें इनने सही लिखी थी तो ये ऑप्शन कर दिया कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, दे हैव थिन वॉल्स, पतली वॉल्स होती है, नहीं उनकी थिक वॉल्स होती है, ये तो यहीं से गलत हो गया।
दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, हाँ बिल्कुल। ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, नहीं, ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो होता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो ऐसी वेसल्स हैं जो ब्लड कहां से लेकर आती हैं? हार्ट से लेकर आती है। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। जब आप किसी चीज को पंप करोगे तो वो हाई प्रेशर में फ्लो करेगा, तो इसमें लो प्रेशर नहीं होता। ये ऑप्शन भी हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल विदाउट वॉल्व्स, वॉल्व्स नहीं है इनमें, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बैक फ्लो नहीं होने वाला। इतना प्रेशर से ब्लड जा रहा है, पीछे आने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसीलिए वॉल्व नहीं है। Blood flows under high pressure and carry blood away from the heart to different parts of the body. बिल्कुल, definitely यही होता है. So let's check, let's see the answer. Right, so this is the correct answer. Let's move on to the next question. Filtration unit of kidney are called, filtration functional unit of kidney, nephron, laddu question. यूरेटर बिल्कुल नहीं, यूरेथ्रा बिल्कुल नहीं, न्यूरॉन्स बिल्कुल भी नहीं, और नेफ्रॉन हाँ बिल्कुल। देख लो क्यों क्यों नहीं है वो। यूरेटर वो वेसल्स है जो लेकर आएंगी ब्लड, जो लेकर आएंगी फिल्ट्रेट, है ना, यूरिन जो बनी है वो लेकर आएंगे, और किसको देंगे? यूरिनरी ब्लैडर को, ओके। और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगी यूरिन। और न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट नर्व सेल होता है न्यूरॉन। तो ये तीनों ऑप्शन रिलेवेंट नहीं है, सही ऑप्शन है नेफ्रॉन। लेट्स चेक द आंसर। Yes, Laddu question solved. Next question is, oxygen liberated during photosynthesis come from? जब photosynthesis हो रहा होता है तब ऑक्सीजन जो बनती है वो कहां से बनती है? अगर आपको याद है, मैंने क्विक रिवीजन में डे टाइम में प्लांट में होने वाला प्रोसेस और नाइट टाइम में होने वाला प्रोसेस दोनों बताए हैं, बताएं कि नहीं? तो डे टाइम में होता है फोटोसिंथेसिस और नाइट टाइम में होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो आपको याद है कि सनलाइट क्या काम करती है? सनलाइट लीफ में प्रेजेंट जो वाटर है H2O उसको तोड़ती है, और तब रिलीज होता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर की वजह से रिलीज होता है ऑक्सीजन। कम्स फ्रॉम, कहां से? वाटर, हाँ बिल्कुल, पहले ही इन्हें सही ऑप्शन दे दिया। क्लोरोफिल से वाटर नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनेगा, और ग्लूकोज तो एंड प्रोडक्ट है ना, कार्बोहाइड्रेट जो फूड बनाते हैं वो। सो वाटर इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ये भी इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। लेट्स चेक द आंसर। यस, इट इज द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन, जो टिश्यू, जो ब्लड टिश्यू से आ रहा है, ब्लड जो टिश्यू से आ रहा है उसके पास क्या ज्यादा होगा? जब गया था तो ऑक्सीजन ज्यादा था, जब वापस आया है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया है, यही होता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है अगर ब्लड टिश्यू से आ रहा हो। लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ बिल्कुल, ये हमारे दिमाग में है। क्या वाटर टिश्यू से आएगा? नहीं आएगा। क्या हीमोग्लोबिन आएगा? नहीं, वो तो आरबीसी में वैसे भी प्रेजेंट है, चाहे वो टिश्यू से आए चाहे वो हार्ट से आए। क्या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन तो तब आएगा जब वो लंग्स से लेके जाएगा हार्ट के पास, हार्ट बोलेगा बॉडी को दे दो, तब होगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द थिंग व्हिच कम्स फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द ब्लड। लेट्स चेक द आंसर। यस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? हमको गलत स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑर्गेनिजम्स ग्रो विद द टाइम, हाँ बिल्कुल, वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ती है, राइट, ओके। ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, यस डेफिनेटली, हमारी बॉडी में रिपेयर का काम चलता है, मेंटेनेंस का काम चलता है, तभी हमने न्यूट्रिशन खाया था, न्यूट्रिशन लिया था, और ये हमने पढ़ा है अपना क्विक रिवीजन जब किया था उसमें लास्ट सेशन में, ओके। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल, तुम्हें लगता है सेल के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा मॉलिक्यूल का? बिल्कुल हो रहा है, यही गलत ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, यस, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, इसीलिए हमने याद किया है लाइफ प्रोसेसेस, और वहां चाहिए बहुत सारी एनर्जी, ओके। सो देख, रॉन्ग ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो है हमारा सही आंसर। लेट्स चेक। यस, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now the next question, question number 26 says the internal या cellular energy reserve in autotrophs. ऑटोट्रॉफ के अंदर सेल में रहने वाली जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में रहती है? जल्दी से बता दो, ये भी लड्डू क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, स्टार्च, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब कुछ मिलके एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, C6H12O6, और वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट्स में।
लेट्स सी, ग्लाइकोजन तो वो बना ही नहीं सकते, इतने प्यारे सीधे साधे पेड़ पौधे कहाँ ये ग्लाइकोजन की भाषा समझेंगे। प्रोटीन बिल्कुल नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं है मसल वसल बनाने की, तो प्रोटीन वो ले नहीं रहे हैं। स्टार्च, हाँ बिल्कुल स्टार्च के फॉर्म में बनता है फूड। फैटी एसिड्स, नो नॉट एट ऑल। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस लड्डू क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। लेट्स चेक द आंसर। Yes, it is the starch. Next question. Which of the following equation is the summary of photosynthesis? Photosynthesis में क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिल करके in presence of sunlight and chlorophyll बनाते हैं C6H12O6, that is glucose, right? और यही हमको बताना है कि इसमें दी गई इक्वेशन में से कौन सी वाली है सही इक्वेशन। आओ देखो, 6 molecules of carbon dioxide, 12 molecules of water are giving C6H12O6, oxygen and water। बाकी सब तो ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल यहाँ है नहीं, तो ये हो गई गलत। नेक्स्ट में बोला है कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, तो इसने बना दिया C6H12O6, ऑक्सीजन और वाटर। सनलाइट तो है पर क्लोरोफिल यहाँ फिर से गायब है, तो ये गलत, क्योंकि वो दोनों चीजें बहुत नेसेसरी है। सनलाइट नहीं होगी और क्लोरोफिल नहीं होगा तो एसेंशियल फैक्टर्स है, पढ़ा है ना क्विक रिवीजन में, वो नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 molecules of water in presence of chlorophyll and sunlight forms C6H12O6, O2 and H2O। बिल्कुल यही होता है, यहां पर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, मैंने आपको बोला है कभी भी किसी ऑप्शन को छोड़ना नहीं हो सकता है, 2 सही आंसर भी हो, ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में बना रहे हैं ग्लूकोज, सही है। और 6 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही है, डी वाला गलत है। जल्दी से कर लेते हैं चेक, राइट, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, एक चीज याद रखना, कभी कभी 1 मार्क के लिए आपको पूछ लिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, वो लिख के बता दो। और वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए इस इक्वेशन को बाय हार्ट करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सा इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता नहीं है? देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। होता क्या क्या है, सनलाइट आई, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें, केमिकल एनर्जी में, और उसके बाद होता है रिडक्शन, और उसके बाद होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर बना लेता है कार्बोहाइड्रेट, और फिर होता है क्या, जो फूड बन जाता है बस वो हो जाता है यूटिलाइज और स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। इतने प्रोसेसेस होते हैं, कौन सा इवेंट नहीं होता? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, हाँ बिल्कुल होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यस दिस इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, वहां इन सब काम का कोई लेना देना नहीं है, कार्बन कुछ नहीं कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हाँ ये बिल्कुल सही है। हमें बताना है कौन सा गलत ऑप्शन है, तो गलत ऑप्शन है ऑप्शन सी। लेट्स चेक द आंसर। Yes, so this is the answer. Next question. Opening and closing of the stomatal pore depends upon, stomata का open और close होना depend करता है transpiration पे। transpiration क्या होता है? Absorption of water या फिर loss of water in the form of water vapor। जब water vapor के फॉर्म में water उड़ जाए तब होता है water loss। तो बाहर के जो epidermal cells होते थे, देखो ऐसा structure होता था, ठीक है, और इसके पास बाहर ये गार्ड सेल्स होते थे, और ये गार्ड सेल क्या करते हैं, जब इनके पास पानी नहीं होता तो वो इनसे पानी खींच लेते हैं, है ना। और ये जो लॉस ऑफ वाटर वाला क्राइटेरिया था, इसकी वजह से हो रहा था क्या, स्टोमेटल पोर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन नहीं, टेम्परेचर नहीं, वाटर इन दी गार्ड सेल्स, हाँ बिल्कुल गार्ड सेल में पानी है या नहीं इस पे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई लेना देना नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। लेट्स चेक, yes it's the right answer। लड्डू क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, choose the form in which most plants absorb nitrogen। नाइट्रोजन प्लांट कैसे अब्सॉर्ब करता है? तो नाइट्रोजन प्लांट अब्सॉर्ब करता है सॉइल में से, यानी रूट्स में जब वाटर अब्सॉर्ब होता है तभी नाइट्रोजन अब्सॉर्ब होता है। और नाइट्रोजन जो है वो बहुत जरूरी है प्लांट के लिए, लेकिन एज अ होल नाइट्रोजन अब्सॉर्ब होके नहीं जा सकता, उसके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट जाते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और यूरिया के फॉर्म में, ठीक है।
अब देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, प्रोटीन नहीं बनाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाता है, बिल्कुल, यूरिया भी होता है, बिल्कुल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में होता है, सॉइल में नहीं, वहां पर ये टूट के नाइट्रेट और नाइट्राइट और यूरिया के साथ जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड जो है वो हमको लगता है सही। लेट्स चेक सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, बी ऑप्शन में है, थर्ड एंड फोर्थ नन ऑफ दीज, सो बी ऑप्शन ओवर हियर इज करेक्ट। लेट्स चेक द आंसर। Yes, this is the correct answer. नाइट्रोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, और उसके पास अगर नाइट्रोजन ना हो तो बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाएंगी, वो वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा और नाइट्रोजन साइकिल जो है वो नहीं चल पाएगी, जो आपने अपने क्लास 8th में पढ़ी हुई है। याद आई? आएगी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the first enzyme to mix with the food in digestive tract? Digestive tract जो स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म होता है एनस में, वहां पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिलता है फूड को? फूड को सबसे पहले मिलता है सलाइवा, सलाइवा में है सलाइवरी अमाइलेज, तो सबसे पहले मिलता है सलाइवरी अमाइलेज। लेट्स चेक द ऑप्शन। पेप्सिन नहीं, स्टमक में मिलेगा, सेल्यूलोज का कोई काम नहीं है, अमाइलेज सही ऑप्शन है, और ट्रिप्सिन यहाँ पर नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन सी। लेट्स चेक द आंसर। यस, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट, वो हमको है बताना। देखो, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, करेक्ट ऑप्शन बताना है ना। हाँ बिल्कुल, पायरुवेट ईस्ट के अंदर कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन एरोबिक बैक्टीरिया में होता है। आपको क्या लगता है फर्मेंटेशन एरोबिक बैक्टीरिया में हो सकता है? नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है फर्मेंटेशन, साइटोप्लाज्म में होता है। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, यस इट इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, सो हमें सही लगता है फर्स्ट और फोर्थ। देखो कहां पर दिया हुआ है फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एक साथ, ए में दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड जो कि है गलत, ए में दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड जो कि है गलत, बी में दिया हुआ है सेकंड और फोर्थ जो फिर से गलत, सी ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एक साथ, यानी ये है हमारा सही आंसर। लेट्स चेक द आंसर। Yes, okay. So let's move on to the next question. Lack of oxygen in muscles often lead to cramp among cricketers. This result due to, quick revision में मैंने बताया था ज्यादा एक्सरसाइज करने से जो क्रैम्प आ रहा है वो आ रहा है लैक्टिक एसिड की वजह से। So देखो आप क्या है ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल नहीं, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट नहीं, लैक्टिक एसिड की वजह से कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक। ओके, so D is the correct option. Next question, choose the correct path of urine in our body. यूरिन जो है वो बनती है किडनी में नेफ्रॉन के अंदर, उसके बाद जाती है यूरेटर के पास। यूरेटर याद है, वो किडनी में से यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास यूरेथ्रा व्हिच विल एक्सक्रीट आउट द यूरिन। देखो सही ऑप्शन का है, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा आखिरी में होता है, ये गलत। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेटर, यूरेटर होता है किडनी के बाद, तो ये ऑप्शन गलत। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, दिस इज द राइट सीक्वेंस। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर के बाद किडनी में कैसे जाएगी यूरिन, तो ये भी है गलत। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। लेट्स चेक द आंसर। Right, so this is the correct option. Next question, during deficiency of oxygen in tissues of human beings, pyruvic acid is converted to lactic acid. Pyruvic acid lactic acid में कहां पर convert होता है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। Let's check the answer. साइटोप्लाज्म yes, क्लोरोप्लास्ट नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, गोल्जी बॉडीज बिल्कुल भी नहीं। Let's check the answer. The correct option is cytoplasm. Okay. Then we are done with the today's session of MCQ for the life processes chapter. आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि मैं ये सब आपको बताऊं, उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके लिए सभी किंडरगार्टन से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए सभी चैप्टर्स के कोर्स वाइज जो बुक्स हैं उनको, कोर्स वाइज सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स हैं उनके चैप्टर्स को सीक्वेंस में अवेलेबल कराया गया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। और यही नहीं, आप इसे सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर अवेलेबल
हमारे ऐप में, जो कि है फिर मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, जिससे कि आपके लिए पढ़ाई हो जाए बिल्कुल ही आसान, राइट। आपको करना क्या है, आप टाइप करेंगे www.magnetbrains.com, तो आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा जहां आपको कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस दिए हैं। वहां आप सिलेक्ट कर लीजिए आप अपना ऑप्शन जिसमें भी आपको पढ़ाई करनी है, और उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां आपको क्लासेस दिखेंगी। उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा विंडो आपके सामने ओपन होगा जहां आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स से पढ़ सकते हो अलग अलग क्लासेस के टॉपिक्स, राइट। वहां पर जाओ, वहां पर उस टीचर के दिए हुए जो कोर्स है वहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करो। वॉच नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा जहां पर आप चैप्टर वाइज वीडियोस देख सकते हो। सीक्वेंस में उसे प्ले करोगे तो इस तरीके से जो वीडियो है वो रन होने लगेगा आपके सामने। सो इजी है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी ढूंढने में। और यही नहीं, आपसे आपके आसपास जितने भी लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अब मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आ गया है अपने वीडियोस फॉर दी हिंदी मीडियम। आपको करना है इसको सब्सक्राइब और शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो बिलोंग करते हैं इस ग्रुप को। एंड वी एट मैग्नेट ब्रेन्स, हम इस बहुमूल्य प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री एजुकेशन फॉर किंडरगार्टन टू क्लास 12 स्टूडेंट्स, जो कि 100% फ्री है। आपको करना है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है सबके साथ, राइट। तो मेरे साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स में। थैंक यू।